हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की स्टूडियो में हम सीख रहे हैं टैक्सेशन करवेरा। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल रहने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है कपातो ने राहतो, डिडक्शन एंड रिलीफ। आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम जो इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है सेक्शन नंबर कलर नंबर 80C। तो 80C में आने वाले जितने भी रोकान इन्वेस्टमेंट या कंट्रीब्यूट दिए गए वो कौन कौन से टॉपिक है वो हम देखने वाले। उसके बाद इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल सम्स एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो आज हम एक प्रैक्टिकल सम 2019 में पूछा हुआ सम्स का सॉल्यूशन भी करेंगे, जिससे आपको एक कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी रहती है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं कि 80C के अंदर कौन कौन से डिडक्शन आते हैं। ठीक है, पहले समझाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ डिडक्शन रिलीफ में क्या रहता है कि हमें जो ग्रोस इनकम रहती है, ग्रोस आवक रहती है, उसमें से इस सेक्शन के अंदर आने वाले कौन से टॉपिक है जिसमें मैं कपात डिडक्शन मिल सकता है। तो वो टॉपिक पहले पढ़ लेते हैं। ऐसे तो देखा जाए तो 19 से लेकर 20 जितने टॉपिक है, बट यहाँ मोस्ट ऑफ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने राइट डाउन किए क्योंकि इसी के रिगार्डिंग एग्जाम में सम्स पूछा जाता है। तो देखते हैं, फटाफट मैं आपको समझा देता हूँ। पहला टॉपिक है LIC। ठीक है, LIC का जो हम प्रीमियम पेड करते हैं, जो LIC जीवन बीमा प्रीमियम हम पेड करते हैं, वो चाहे वो हम लोग खुद का भर रहे हो या अपने वाइफ हस्बैंड का भर रहे हो या अपने चाइल्ड का भर रहे हो, किसी का भी हो सकता है। बट एक नोट करने वाली बात यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2012 31 मार्च 2012 से पहले आपने लिया है और उसका प्रीमियम पेड कर रहे हो तो आपको यार में 20% जितना कपात मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। जो टोटल अमाउंट है उसका 20% जितना आपको डिडक्शन कपात मिल जाएगा। लेकिन 2012 के बाद लिया है, मार्च 2012 के बाद आपने लिया है तो 10% कपात रहने वाला है। ये रूल्स याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड देख लीजिए कहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड RPF, गुजराती वाले शॉर्ट नाम भी याद रख सकते हैं। मान्य प्रोविडेंट फंड में आपने फाड़ो इन्वेस्टमेंट किया, कंट्रीब्यूट किया है, वो वाला टॉपिक। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF, गुजराती में डाले PPF तो शॉर्टकट में याद भी रखेंगे या उसे बोल सकते हैं जाहिर भविष्य निधि। ठीक है, भविष्य निधि। उसके बाद याद रखिएगा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यहाँ पे कोई भी श्रेणी हो सकती है। नंबर 8, नंबर 9 राष्ट्रीय बचत पत्रों श्रेणी, गुजराती में NSC भी याद रखिएगा। उसके बाद हमने और कहाँ पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, आपने म्यूचुअल फंड के यूनिट खरीदे या तो फिर UTI मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के भी आपने अगर उसमें आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वो भी इस डिडक्शन के अंदर माना जाएगा। ये नाम याद रख लीजिएगा। उसका ट्यूशन फीस, अब याद रखिएगा ट्यूशन फीस मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, बट यहाँ पे 2 चाइल्ड तक, 2 बच्चों तक ही माना जाएगा। अगर एग्जाम में 3 चाइल्ड का दिया है तो आपको याद रखना 2 चाइल्ड तक का ही कपात डिडक्शन माना जाएगा। 1 का दिया तो उसका पूरा माना जाएगा। ठीक है, सम सॉल्व करेंगे तो टॉपिक हम लोग सीखेंगे। उसके बाद 5 ईयर डिपॉजिट, अगर हम कोई डिपॉजिट करते अमाउंट था अपन चाहे वो बैंक में करेंगे तो यहाँ 5 ईयर का होना कंपलसरी है। तो 5 ईयर से कम है तो डिडक्शन कपात माना जाएगा नहीं इस सेक्शन के अंदर। उसके बाद सीनियर सिटीजन का जो सेविंग स्कीम होती है उसमें पैसा आपने इन्वेस्टमेंट किया तो, या फिर आपने कहीं से लोन ली है, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक हो या LIC से, और आप वहाँ पर लोन का पेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं चुकानी, तो वो भी इसके टॉपिक में आना। तो कुछ गिने चुने में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो मैंने लिखे, ये प्लीज़ याद कर लीजिएगा। याद करने का काम है जिससे आपको सम्स बहुत इजीली समझ में आ जाए। कई बार डायरेक्ट इसके बारे में रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है थियरिकल टॉपिक के अंदर। और सबसे नोट करने वाली बात है कि कौन सा टॉपिक नहीं आता है इस सेक्शन के अंदर, कौन सा डिडक्टेबल नहीं माना जाता, नॉट एलिजिबल। तो वो 2-3 नाम है, याद रख लीजिएगा। इंदिरा विकास पत्र, गुजराती में ये लिखा होगा किसान विकास पत्र, और नेशनल रिलीफ बॉन्ड, जो इस सेक्शन के अंदर एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। क्लियर है। और सबसे मेन टॉपिक कि इस सेक्शन के अंदर मैक्सिमम कितनी अमाउंट डिडक्टेबल होती है। इस सेक्शन के अंदर वधु कपात पात्र रकम 1,50,000 ही होगा। 1,50,000 से ज़्यादा अगर निकल रहा है तो आपको कपात 1,50,000 ही मिलेगा, लेकिन उससे कम निकल रहा है तो पूरा आपका कपात डिडक्शन हो जाएगा इनकम में से, ग्रोस इनकम, ग्रोस आवक में से। समझ गए, टोटल 1,50,000 ही होता है। ये 80C लिखा है, ऐसा देखा जाए तो 80CC में से भी यही होता है, 80CCD के लिए भी यही होता है। 1,50,000 मैक्सिमम होता है, उससे ज़्यादा कपात डिडक्शन मिलता नहीं है। क्लियर हुआ होगा, एक बार ध्यान से लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। अब आते हैं हम सम्स की ओर। तो 2019 का सम सॉल्व करने वाला है। आई होप आपके पास बुक होगी। देखिए बुक में जैसा छपा है वैसा मैं सॉल्व करने दिखा रहा हूँ, क्योंकि अमाउंट में थोड़ा चेंजेस हो सकता है। पेपर में कुछ और अमाउंट है, यहाँ पे कुछ अमाउंट कुछ और ऐसा हो सकता है, बट टॉपिक सेम रहेंगे। ठीक है, तो आपको टॉपिक पे फोकस करना है, क्योंकि ये टॉपिक सेम टू सेम रिपीट हर ईयर होते ही है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने गुजराती इंग्लिश दोनों में लिख लिया है, जिससे दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इसे इजीली समझ पाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले देखिए शॉर्टकट पढ़ूंगा,
पीपीएफ लिखा गया। अभी आपने नाम पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट किया, रोकाण किया, ठीक है। लास्ट पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। कलम सी, सेक्शन सी के अंतर्गत मांगा गया कि कपात की गणतरी करो, डिडक्शन की हमको कैलकुलेशन करना है। तो देखिए पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट इसी के अंदर माना जाता है, तो टोटल अमाउंट लिख लेना है। डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ टोटल अमाउंट 50,000, ठीक है, जो डिडक्शन में आएगा, कपात के पात्र होगा। बाद में लास्ट में टोटल देखेंगे तो पता चल जाएगा। एसबीआई बैंक के अंदर हमने क्या किया है, डिपॉजिट किया, थापन लिखा गया है। एसबीआई बैंक में हमने थापन डिपॉजिट किया है। बट यहाँ पर पढ़ने वाली बात क्या है कि 1 वर्ष के लिए कितना है, टर्म प्लान 1 ईयर के लिए ही किया है। जैसे मैंने आपको यहाँ रूल समझाया कि ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, जो थापन होता है, वो कितने ईयर का होना चाहिए, 5 ईयर का होना चाहिए। 5 या उससे ज़्यादा, कम से कम 5 होना चाहिए। 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो चलेगा, लेकिन ये 1 ईयर का है तो इसके ऊपर डिडक्शन माना जाएगा नहीं, तो ये इस सेक्शन में आने वाला नहीं है। तो यहाँ पर डैश लिख लीजिए, अमाउंट के अंदर आप बस डैश लिख लीजिए, नाम लिखिएगा जरूर। थर्ड टॉपिक है एलआईसी। एलआईसी ने चुकवेल मकान लोन हफ्तो, मतलब यहाँ पे हमने कोई हाउस लिया था, उसके लिए अपने लोन ली होगी, हाउस को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए हमने एलआईसी वाले के पास से लोन ली थी। उस लोन का हम हफ्ता पेड कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टॉलमेंट पेड कर रहे हैं, या हाउसिंग लोन जो मकान के लिए लोन का पेमेंट करे, तो वो भी अमाउंट इस सेक्शन के अंदर डिडक्टेबल माना जाएगा, कपात में पात्र होगा। जो टोटल अमाउंट है वो हम लिख लेंगे। प्लीज बुक में से सम सॉल्व कर रहा हूँ, बुक में जो अमाउंट है वही लिख रहा हूँ। उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान दीजिएगा। आ गया शिक्षण का, ट्यूशन फीस का समझिएगा, या 3 बच्चों का लिखा गया, ठीक है। हमको पता है कि 2 बच्चों तक का ही कपात माना जाता है, डिडक्शन माना जाता है। आपको हिंट कर दिया गया 20,000 पर चाइल्ड का है, ये ना किया तो आप टोटल यहाँ 3 से डिवाइड कर लेंगे। टोटल अमाउंट कितना है, 60,000 है, तो उसको हम 3 से डिवाइड कर ले तो 1 का पता चल जाता। लेकिन यहाँ हिंट दे दिया गया तो कोई प्रॉब्लम, ये ना दिया गया तो आपको टोटल 3 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 का बोला गया है। तो आपको पता है यहाँ पे कितने चाइल्ड का आने वाला है, 3 का भले बोला, यहाँ पे ओनली 2 चाइल्ड का ही आने वाला है, 2 बच्चों का ही आने वाला है। तो 20,000 पर चाइल्ड है, इंटू में 2, तो ओनली कितना आएगा, 40,000 ही माना जाएगा। 40,000 आई होप आपको समझ में आया होगा। 1 चाइल्ड का लिखा तो पूरा पूरा लिख लेना है। 2 से ज़्यादा बोला है तो आपको याद रखना 2 का ही लिखना रहेगा। और कैसे निकाला, 20,000 डायरेक्ट दिया था, ना दिया होता तो हम टोटल अमाउंट 60,000 थी, उसमें 3 का डिवाइड करते तो 1 का 20,000 पता चल जाता। आगे बढ़ते, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा दिया गया, बहुत ही ईजी सम से, हो सके तो उसके बाद के सारे सम सॉल्व कीजिएगा, वरना मुझे कमेंट कर लीजिएगा। अगला टॉपिक है, यहाँ पर हमने जीवन बीमा प्रीमियम हमने पेमेंट किया, एलआईसी का हमने पेमेंट किया है, ठीक है। उसका प्रीमियम यहाँ बताया नहीं गया किसका, लेकिन माना जाएगा इस सेक्शन के अंदर। तो जितनी भी अमाउंट है इंश्योरेंस की वो हम लोग राइट डाउन कर लेते, 25,000। लास्ट में जाके हमें पता चलेगा कि भाई 1,50,000 से अबव हो रहा है कि उसके से कम हो रहा है। क्लियर हुआ टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक दिया गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। श्रेणी नंबर कौन सा है, यहाँ पर 9 दिया है, कोई बात नहीं, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया है। अमाउंट देख लीजिए, टोटल अमाउंट कितनी है, 30,000। सेम इट इज राइट डाउन कर लेंगे, पूरा पूरा कपात के पात्र है यहाँ पर, ठीक है। और एक और टॉपिक जो हमारे यूनिवर्सिटी के पेपर में नहीं है लेकिन यहाँ इन्वॉल्व कर दिया गया, तो इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमने अगाऊ पहले से हमने जो खरीदा था जिसका ब्याज अभी चालू वर्ष में मिला, करेंट ईयर लिखा इसलिए गिना जाएगा, लेकिन लास्ट ईयर का होता तो नहीं आता। करेंट ईयर चालू वर्ष में उसका ब्याज इंटरेस्ट मिल रहा है, इसलिए इसको यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, वरना उसको नहीं लिखता अगर लास्ट ईयर का होता तो। यहाँ पर आई थिंक सारे टॉपिक हमने इन्वॉल्व कर दिए, जिसमें जो जो रूल्स था आई होप आपने समझा होगा। जैसे वो ट्यूशन फीस का टॉपिक था, एसबीआई वाला जो टॉपिक था, ठीक है, हो चुका है क्लियर। बस एक बार टोटल मार के देख लेते हैं, तो सारा का आप टोटल मारोगे तो आपको 1,90,440 मिलेगा। बट आपको जानते हैं कि इस सेक्शन के अंदर वधु कपात पात्र रकम कितना होता है, 1,50,000 होता है। तो हमारा कपात की रकम 1,50,000 ही होगी। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, मैक्सिमम डिडक्टेबल अमाउंट अंडर दिस सेक्शन 80C हमारा ओनली कितना होगा, 1,50,000 होगा। लेकिन अगर उससे कम अमाउंट होती, जैसे 1,40,000, तो टोटल अमाउंट यही कपात में मान ली जाती। बस इतना समझना रहता है। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेरी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और नेक्स्ट और सारे सम्स भी आप ट्राई कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट जरूर पहले पढ़ लीजिएगा, जितने मैंने लिखे उतने, ठीक है। इस वीडियो को शेयर करिएगा, कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।